नमः। मम नाम श्रुति अग्रवाल और मैं मध्य प्रदेश में शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और सर, मेरा प्रश्न ये था कि कल आपने जो वराह के बारे में बताया था, आज मैंने उसे इंस्टॉल कर लिया है पीपीटी के जैसे आपने बताया था, और वीडियो वगैरह भी देखी मैंने यूट्यूब पर। वो स्टार्ट तो हो गया है, इंस्टॉल भी हो गया है और अभी फ्री ट्रायल के रूप में ही लिया है। अभी जो कल आपने बताया था कि वो नीचे जो ऑप्शन दिखाता है, एक एरो वाला साइन आता है स्टार्ट करने पर, फिर वहां पर लैंग्वेज वगैरह का ऑप्शन आता है, वो साइन नहीं आया है मेरे उसमें लैपटॉप में। हाँ, आपको मैं एक बार मेरी स्क्रीन दिख रही होगी मुझे लगता है। हाँ सर, दिख रही है। तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ आइकन बन गए होंगे बराह के। एक बराह पैड होगा। हाँ, बराह 3 आइकन बन गए हैं। बराह आईएमई आपको खोलना है, उसमें से अच्छा। बराह आईएमई। हाँ सर। उसको आप जब ओपन करेंगे इस तरीके का एक स्क्रीन आएगी। फिर आप नीचे नोटिफिकेशन एरिया में देखेंगे वो एरो जो बना हुआ है वैसा कुछ नोटिफिकेशन एरिया में आ जाएगा। अच्छा, तो सर इन तीनों में क्या डिफरेंस है? एक बराह है, एक बराह आईएमई है और बराह एक जो है बराह उनका एक एडिटर खुद का है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली हमें उसको यूज नहीं करना है, उनका एडिटर खुद का। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं या पीपीटी खोलते हैं, हाँ सर। एक एडिटर खुल जाता है। वैसे ही बराह जो है उनका वो खुद का है। उनका वो अलग है। बराह आईएमई अगर नहीं खोलेंगे तो बराह को खोलेंगे तो उनका अलग से एडिटर खुलेगा जो आप वर्ड वगैरह पे टाइप नहीं कर पाएंगे, फिर कॉपी पेस्ट करके आप ला सकते हैं। अच्छा सर। लेकिन अगर आईएमई यूज करेंगे तो ये हाँ सर। प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन करेगा और आप किसी भी एडिटर पे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई टूल हो, वर्ड हो, नोटपैड हो, वेब ब्राउजर हो या पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको बड़ा आईएमई खोलना है, फिर ये नीचे एरो वाला आप देख रहे हैं इस तरीके से आ जाएगा, फिर आप क्लिक यस सर। करेंगे तो लैंग्वेज इत्यादि का ऑप्शन आएगा। लेकिन बड़ा है, अगर सिर्फ बड़ा खोलेंगे तो नहीं आएगा, हाँ बड़ा सर। पैड खोलेंगे तो नहीं आएगा। सर बराह पैड क्या है फिर इन तीनों में? बड़ा पैड भी एक प्रकार का उनका एडिटर ही है। ठीक सर। तो उसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम उनके एडिटर पे काम नहीं कर रहे हैं। तो सर हम इसे अपनी स्क्रीन से डिलीट कर सकते हैं, इन दोनों को, बराह और हाँ बराह पैड बिल्कुल को? बिल्कुल, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। बड़ा आईएमई को आप यूज करिए, वही हमारे लिए यूजफुल। ये सिर्फ बैकग्राउंड में रन करेगा और आप फिर किसी भी एप्लीकेशन में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद। अवनींद्र जी, जी एक सर। मिनट सर का स्वागत करते हुए कक्षा आरंभ करने का करें। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा जो यह 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रही है, आज चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र की कार्यशाला में आज पुनः हमारे बीच डॉक्टर सुभाष चंद्र जी उपस्थित हैं। आप सभी को विदित है कि सर दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और संगणक के विशेष ज्ञाता हैं। बहुत कार्य भी सर ने किया है संगणक के क्षेत्र में, और विशेष रूप से मैंने अनुभव किया है कि जेएनयू के जो भी छात्र रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, वो कंप्यूटर और संस्कृत को लेकर के उन लोगों ने काफी कार्य किया है। तो सर का एक व्यापक अनुभव है इसमें। आज पुनः हमारे बीच आप उपस्थित हैं और ढेर सारे नए विषयों को लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और भी टूल्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर आपका व्याख्यान होगा। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं सर आपको। आप अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित कराएं। बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद अवनींद्र जी। आज मुझे जो विषय दिया गया है, यद्यपि नाम से अगर हम बताएंगे तो बड़ा छोटा सा प्रतीत होता है, लेकिन ये पूरा जो बीसीए का पूरा कोर्स होता है उसका पूरा 1 साल के पेपर में सारी चीजें पढ़ाई जाती है। जो टॉपिक दिया गया है ये बिल्कुल कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसमें सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है, हार्डवेयर का क्या रोल होता है, उसमें क्या क्या डिवाइसेज होती हैं, वो काम एक्चुअली कैसे करता है, तो ये सारी बातें उसमें हम करेंगे।
और मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा कंप्यूटर की शब्दावली में नहीं, हम कैसे काम करते हैं उसकी तरह से हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि सबको समझने में थोड़ा आसान हो। दो चीजें हैं, हम अगर खुद कैसे व्यवहार करते हैं उसको थोड़ा सा सोचें। जैसे अभी अवनिंद्र जी ने मुझे संबोधित किया तो मुझे समझ आ गया कि अब मुझे स्टार्ट करना है। कैसे समझ आ गया? इन्होंने संबोधित, अब मेरा जो कान है, ये सारी मुझे लगता है बहुत सारी डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइस जिसको हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कैसे इनपुट देते हैं, हार्डवेयर्स हैं जिसको हम प्रायः 3 तरीके से इनपुट दे सकते हैं। एक तो माउस का प्रयोग करते हैं, सबने देखा होगा, एरो बना होता है, लेफ्ट राइट क्लिक होता है, मतलब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अब क्या कैसे क्या करना, उसके कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं जिसको हम संपन्न करते हैं। जैसे कान से हम सिर्फ सुन सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, तो माउस के कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं, वो पॉइंट करता है, चीजों को सिलेक्ट करता है और किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। तो ये सारी इसी तरीके से इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड में हम जैसे टाइपिंग का है, कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तीसरा, बोल के भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जब जैसे हमने कुछ बोला, जो मैं कल स्पीच वाला आप लोगों को बता रहा था, वो भी एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन ही है। एक मिनट मैं म्यूट कर दूं सबको। आई थिंक अब आवाज आ रही होगी। चंद्रकांत जी अगर कंफर्म करें, मैंने सबको म्यूट कर दिया, थोड़ा ठीक है, आवाज आ रही थी। हाँ, तो इस तरीके से कंप्यूटर में इनपुट, जैसे मैंने कल बताया आप लोगों की, हम बोल के कैसे टाइप कर सकते हैं, बोल के टाइप करने के लिए वो भी एक प्रकार का इनपुट है। हम मशीन से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी डिवाइसेज हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। आपने अगर ट्रेडिशनल कंप्यूटर देखा होगा, लैपटॉप तो छोड़ दीजिए, बड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, लेकिन सारी चीजें उसमें भी होती है। अगर आपने डेस्कटॉप देखा होगा तो उसमें मुख्य रूप से 2 चीजें होती है। एक तो मॉनिटर, हम प्राय क्या करते हैं कि मॉनिटर को ही मेन डिवाइस मान लेते, नहीं, मॉनिटर कुछ नहीं है। मॉनिटर सिर्फ दर्शक है, वो हमें दिखाता है कि क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट करना है, क्या चीजें हो रही है, कैसे टाइप हो रहा है, वो दिखाता है। जो मॉनिटर होता है, स्क्रीन जो होती है, उसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन डेटा प्रोसेस वहां कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा माइंड बोल रहा है। सारा इंस्ट्रक्शन कब क्या कैसे कहां बोलना है, क्या रिएक्ट करना, मतलब जितने हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को मैनेज कौन करता है? वो सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर में। सीपीयू में आपने देखा होगा, आपका जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है या माउस है, सब कुछ कनेक्टेड कहां से होता है? सीपीयू में। जो नीचे एक बॉक्स रखा होता है ना, आयताकार छोटा सा एक बॉक्स रखा होता है, वो आपका सीपीयू है। सारा इंस्ट्रक्शन आप वहां पे देते हैं, और ये जो आपका मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है वो, आउटपुट। अंदर क्या हो रहा है वो दिखाता है सिर्फ। तो इस कंप्यूटर में इसी तरीके से इनपुट और आउटपुट 2 टाइप की डिवाइसेज होती हैं। और दूसरा, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का क्या काम होता है? सामान्य रूप से इसका नाम ही हार्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, उसको हम टच करके देख सकते हैं। जैसे आपका कॉम्पैक्ट डिस्क या कुछ भी कंप्यूटर के अंदर कुछ भी आप ले लीजिए, उसका जो पावर को मैनेज करता है वो भी एक हार्डवेयर है। सारी चीजें, मदरबोर्ड वो भी एक हार्डवेयर है, सीपीयू, वो सारे हार्डवेयर हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जिसको कंप्यूटर के हार्डवेयर बहुत सारे ड्राइवर की मदद से, एक इसमें टॉपिक दिया गया था, आपने सुना होगा, जब आप कोई नया डिवाइस अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाते हैं तो वो सीधे रिकॉग्नाइज नहीं होता है। जैसे आपने कोई प्रिंटर नया लगा दिया, तो क्या नया प्रिंटर लगाते ही आप प्रिंट कर पाते हैं? नहीं, जब तक उसका आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं। ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर का काम ये होता है, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के एक जो मेजर सॉफ्टवेयर है, उसको जो रन करता है, कंप्यूटर के सारे प्रोसेस को मैनेज जो करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। अभी मैं 1 बाय 1 टॉपिक पे आऊंगा,
बट थोड़ा सा सामान्य इसकी प्रक्रिया मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। कंप्यूटर का जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो कुछ दिखाई पड़ता है, आपका डेस्कटॉप हो या आपने देखा होगा जैसे ही ऑन करते हैं थोड़ा प्रोसेस रन करता है, आपका यूजर नेम वगैरह आ जाता है एंटर करने के लिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो नया जैसे हार्डवेयर आता है वो उसको नहीं पता है नया हार्डवेयर क्या है, उसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करेगा, उसका इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल पता नहीं होता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो निर्देश है, अनुदेश है, उसके इंस्ट्रक्शन है, उसके नियम है, वो उस पार्टिकुलर हार्डवेयर के ड्राइवर में होता है। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को। हर पार्टिकुलर जो भी नया हार्डवेयर आप डालते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, कैमरा हो, पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो या कुछ भी, नया पेन ड्राइव भी डालते हैं तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन एरिया पे एक मैसेज, पहली बार जब आप पेन ड्राइव नया डालते हैं तो मैसेज कन्वे होता है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर समथिंग या कनेक्टिंग। वो इंस्टॉल कर रहा होता है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। नया जब कोई भी ड्राइवर होगा तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक आप उस पार्टिकुलर हार्डवेयर का ड्राइवर आप अपने पीसी में इंस्टॉल नहीं करेंगे। ड्राइवर कई प्रकार के ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे विंडोज पे आप काम कर रहे हैं, विंडोज 7 का अलग ड्राइवर होगा, विंडो 8 का अलग ड्राइवर होगा, क्योंकि ड्राइवर और जो विंडोज के अपना कम्युनिकेशन करने की एक लैंग्वेज, एक उसका माध्यम है, वो बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपने पुराने पीसी पे हैं, उसमें आपने अपलोड कर दिया है ड्राइवर, लेकिन आपने विंडो 11 पे शिफ्ट हो गए तो वो प्रिंटर का ड्राइवर मैच नहीं करेगा जब तक आप उसका अपग्रेडेड जो विंडो 11 को सपोर्ट करने वाला ड्राइवर नहीं मिलेगा, तब तक आपका वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। कनेक्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्रिंटिंग का जो फंक्शन है वो नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके बारे में इंस्ट्रक्शन पता ही नहीं है कि आप जब प्रिंट का कमांड देते हैं तो वो उसको सेंड करेगा तो प्रिंटर क्या रिएक्ट करेगा। वो तब संभव होगा जब आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो ड्राइवर क्या हो गया? ड्राइवर ये हो गया कि कोई भी हार्डवेयर है उसकी आंतरिक प्रक्रिया जो है, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसा क्लिक करने के बाद क्या मैसेज विंडो से कन्वे होगा, तो उस पार्टिकुलर हार्डवेयर को रिएक्ट कैसे करना है। कार वगैरह बहुत सारे लोग ड्राइव करते होंगे, एयर बैग का आजकल बड़ा सारा कॉन्सेप्ट आ गया है ना, हमेशा नहीं खुलता एयर बैग कि हमेशा खुल जाता, थोड़ा सा झटका लगा तो नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसके फंक्शन में जो उसका सॉफ्टवेयर है उसमें फिक्स है, कम से कम इतना तेज अगर आगे से कोई ऑब्जेक्ट हिट करेगा तभी वो एयरबैग डिप्लॉय होगा, अदरवाइज वो एयरबैग नहीं खुलेगा। तो ये सारा आपके कंप्यूटर के डिवाइस में भी सारे बहुत सारे जितने हैं ये ड्राइवर के द्वारा कम्युनिकेट होते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी को भी मैनेज कौन करता है, हमें अभी क्या बोलना है, कैसे बोलना। जैसे किसी ने मुझसे पानी मांगा तो तुरंत मेरा जो है पानी मांगने के लिए मुझे इनपुट आया। इनपुट कहां से आएगा? किसी ने आवाज लगाई तो कान से इनपुट आएगा। कान से इनपुट आते ही वो अंदर प्रोसेस के लिए गया, जो क्या होगा, प्रोसेस करने के लिए एनालाइज होगा। अंदर एनालाइज करने के लिए हमारा सीपीयू यानी माइंड या मस्तिष्क उसको पूरे को एनालाइज करेगा, मस्तिष्क कि क्या इंस्ट्रक्शन आया है, उसका आउटपुट हमें क्या देना है। आउटपुट जनरेट होगा, जनरेट होने के बाद ये भी डिसीजन होगा कौन से डिवाइस से हमें आउटपुट देना है। ऐसा तो नहीं है हम जब प्रिंट का कमांड देते हैं तो स्पीकर से आवाज आती है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंट का कमांड देंगे तो प्रिंटर के ही नामक डिवाइस को ही सेंड किया जाएगा। प्रिंट में भी पार्टिकुलर प्रिंटर के अलग अलग ड्राइवर होंगे। अगर आपके पीसी में 10 प्रिंटर इंस्टॉल है तो जो प्रिंटर आप सिलेक्ट करेंगे उसी पे प्रिंट आउट निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक के सिलेक्ट किया 10 पे अलग अलग प्रिंट आउट निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो अब ये सारा सिलेक्शन, ये सारा डिसीजन कहां से आता है? ये सीपीयू से जाता है। हमारे बॉडी में भी यही होता है, मुझे आंसर किसी को बोल के करना है। अगर किसी ने प्रश्न किया, मुझे आंसर बोल के करना है तो ऑब्वियसली मैं मुख का प्रयोग करूंगा। लेकिन अगर उसका उत्तर संकेत में देना, सपोज किसी सामने वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता है
तो मैं तुरंत सांकेतिक भाषा में चाहे बोल के या हाथ का प्रयोग करके उसको उत्तर मैं दूंगा, मतलब अपने मैसेज को मैं कन्वे करूंगा। ये जो सारा डिसीजन है ये किसका होता है? बॉडी में माइंड का होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में ये सारा सीपीयू डिसाइड करता है। आपको पता होगा जब हम कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है कि कौन सा डेस्कटॉप या कौन सा लैपटॉप लें जो सब कुछ सही काम करे। पावरफुल की बात करते हैं, हम फोन भी खरीदते हैं ना, मेमोरी या रैम की बात करते हैं। रैम का अलग एक रोल है, लेकिन हम सीपीयू की बात करते हैं, जो प्रोसेसर की बात करते हैं। नॉर्मली आजकल हम इंटेल प्रोसेसर को ज्यादा फोकस करते हैं, i3 से लेकर के i7 तक का चलता है। तो जितना पावरफुल आपका होगा, पहले सिंगल कोर यूज होता था, फिर डुअल कोर आ गया, आजकल मल्टी कोर, क्वाड कोर भी आ गया, कई सारे उसमें होंगे। तो मल्टीटास्किंग आपकी इजी होगी, मतलब एक कंप्यूटर पे एक साथ आप 10, 20, 50, 100 प्रोग्राम रन करते हैं तो कंप्यूटर का भी आपका हैंग नहीं होगा, बल्कि फास्ट रहेगा। आजकल टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो रही है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, मुझे फोन करते हैं प्राय आर्ट्स या संस्कृत के, जब लोगों को नया खरीदना होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो बोलते हैं कि कौन सा डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदें। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको बहुत फास्ट काम करना, आप चाहते हैं कि हैंग ना हो, बहुत सारे लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा, हैंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ा स्लो काम करने लगता है। तो मैं हम सबको सजेस्ट करता हूं कि आजकल नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एसएसडी हार्ड डिस्क का जो एक नया लेटेस्ट उसका अपग्रेडेड वर्जन है, एसएसडी जिसको बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, वो बड़ी फास्ट होती है। उसका उसका अगर आप कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप ले रहे हैं, अगर उसमें एसएसडी हार्ड डिस्क के रूप में लगी है तो बहुत ही पावरफुल होती है और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फास्ट चलेगा सिस्टम। रैम की भी थोड़ी बात होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें हैं, तो जो मिल करके सारे लोगों, सारे का छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट हैं उसमें, उस कंपोनेंट के आधार पे कंप्यूटर काम करता है। तो 2-3 चीजें हो गई, इनपुट डिवाइस क्या क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट में जिससे हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड, माउस और आपका वॉइस स्पीक हो गया आपका, जिससे आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। दूसरा आउटपुट डिवाइस क्या क्या है। आउटपुट मतलब जब जिससे कंप्यूटर हमसे इंटरैक्ट करे। हम तो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए हम कैसे उस तक इनपुट पहुंचा रहे हैं, कंप्यूटर हम तक कैसे आउटपुट पहुंचाएगा। वो एक तो डिस्प्ले आपका हो गया, जो मॉनिटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। कोई चीज प्रिंट करके भी तो इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, तो प्रिंटर भी हो गया। बोल करके स्पीकर से आवाज आएगी, ये सारी चीजें जो है आउटपुट डिवाइस है। कैमरा भी हम बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस है, कैमरे में भी जो फोटो है तो वो सारी भी इनपुट डिवाइस है। तो ये सारा कंप्यूटर मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के आधार पे ह्यूमन के साथ इंटरैक्ट करता है। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और आउटपुट डिवाइस से जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके एनालाइज करके जो इंटरैक्ट करता, जो एक्ट करता है, वो सारा हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है। अब ये सारी चीजें, ये तो हो गया कि हम इनपुट देंगे कैसे और हमें उसका पार्टिकुलर आउटपुट कैसे प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें जो है इसके लिए बात हो गई। लेकिन अब कैसे काम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे मेजर चीज है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कंप्यूटर रन नहीं करेगा। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों ने देखा होगा। सबसे फेमस और प्रयोग में जो सबसे आसान माना जाता है, जो सामान्य लोग प्रयोग करते हैं, वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बहुत सारे वर्जन है, 98 से लेकर के आज विंडो 11 तक आ गया। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे आसान और सुगम है, मतलब जिसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है, वायरस वगैरह विंडोज में ज्यादा आते हैं और थोड़े से है, उसकी हम अभी बात करेंगे। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या सर्वर लेवल पे काम करते हैं, वो लोग ज्यादा सिक्योर माना जाता है, लिनक्स माना जाता है। लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिक्योर माना जाता है। इसके भी कई टाइप्स के हैं, लिनक्स भी है और भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने देखा होगा, अगर किसी के पास एप्पल का कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, उसका एक अलग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जितने आपके अलग अलग हार्डवेयर होते हैं,
सारे हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कोई आपका पीसी एचपी का है तो एचपी के लिए अलग हार्डवेयर होगा, डेल का है तो डेल के लिए अलग हार्डवेयर होगा, ऐसा नहीं। पीसी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा। किसी भी ब्रांड का आपका पीसी है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, किसी भी ब्रांड का, अगर आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो उस पार्टिकुलर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है उसके आधार पे आपको हार्डवेयर उसका या ड्राइवर उसका इंस्टॉल करना होगा साथ। जैसे प्रिंटर आपने देखा होगा, जब भी आप कोई हार्डवेयर डाउनलोड उसका ड्राइवर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं या जो उसके साथ पार्टिकुलर सीडी आती है, उसमें ऑप्शन मिलता है आपको कि लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है या विंडोज के लिए करना है। विंडोज के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, और अगर सपोज सीडी में नहीं आता है, आप उस पार्टिकुलर हार्डवेयर की वेबसाइट पे जाकर के उसका ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए। और इन सारी चीजों को, ये सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, इनको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करने के लिए विंडोज का काम होता है। ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर हो गया। कंप्यूटर को चलने के लिए हार्डवेयर चाहिए सारे, और सॉफ्टवेयर कई प्रकार के हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि सारा आता है जो सिस्टम को रन करने में सहायता करता है। अब मेरे बॉडी में जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर हैं, या जो भी मैं माइंड कहूँ या कुछ भी कहूँ, इसको भी तो रन करने के लिए कुछ इंटरनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ना, या इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कर सकते हो। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा, मुझे अभी जो बोला तो मैंने थोड़ा सा इसमें किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें इससे समझ आएगी। तो इसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर जो काम करता है, सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप भेद हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिसका बड़ा यूटिलाइजेशन होता है। मतलब हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर बड़ा स्लो काम करने लगा तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा सिस्टम में एक दो फंक्शंस होते हैं जिसको आप ऑटोमेटिक जब रन करते हैं तो सिस्टम आपका क्लीन होता है, वो सेल्फ रिपेयर होता है। जो जो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम होती हैं वो डायग्नोस होती हैं और उस एरर को सिस्टम आपका ऑटोमेटिक दूर कर देता है। डिवाइस ड्राइवर क्या क्या है, ड्राइवर डिवाइसेज क्या क्या है, उसके ड्राइवर क्या क्या है। इसमें से यूएसबी आपके उसमें जैक बने होंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप में, जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, तो उसके पार्टिकुलर ड्राइवर क्या होते हैं। प्रिंटर के क्या ड्राइवर होते हैं। मदरबोर्ड भी बिना ड्राइवर का रन नहीं करेगा। नेटवर्क, आप इंटरनेट ऐसे नहीं कि आप वायर लगा दीजिए चलने लगेगा। आपका अगर ब्लूटूथ है या वाईफाई का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल नहीं है तो आपके लैपटॉप में वाईफाई काम नहीं करेगा, और आपके डेस्कटॉप में लैन से आप कनेक्ट करेंगे तो जब तक उसको कॉन्फ़िगर ड्राइवर वगैरह अपडेट नहीं होगा तो शो ही नहीं करेगा कि आपने इसमें नेटवर्क एडाप्टर इंस्टॉल किया गया है या नहीं। नया कभी कभी पीसी लेते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा उसमें से आवाज नहीं आती है, क्योंकि उसका ड्राइवर, हार्डवेयर तो लगा है लेकिन उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। ग्राफिक, बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह सही से शो नहीं होती तो इसके लिए ग्राफिक ड्राइवर होते हैं। तो ये सारे ड्राइवर की हम बात करेंगे। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है, उसकी आवश्यकता और फंक्शंस क्या क्या हैं। बेसिक एप्लीकेशन की बात करूंगा, क्योंकि हम बड़ा बात करते हैं वर्ड की। अगर हमें टाइपिंग की बात कहीं हम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात ही करते हैं। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं। कुछ कैलकुलेशन वगैरह की बात करते हैं तो एक्सेल की बात करते हैं। तो इनका मैं थोड़ा सा परिचय क्या, पीपीटी कंप्यूटर ये सिखाने के लिए, पढ़ाने की दृष्टि से कुछ नहीं है। मैं सीधे लाइव आपको वर्ड खोलूंगा और वर्ड में जो जो फंक्शंस हैं एक एक फंक्शन की मैं चर्चा करूंगा। सिक्योरिटी टूल्स, एंटीवायरसेज हैं। सिक्योरिटी टूल्स की क्या आवश्यकता है, सिक्योरिटी टूल्स क्या होते हैं? हमें याद है, हमें पता है कि जब हम पार्टिकुलर किसी, जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है, हमारा वो बॉडी है, कोई बाहर से कोई ऐसी चीजें हम या तो खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है,
तो क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको कुछ ना कुछ हार्म होता है। हार्म होने की वजह से वो पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है या बॉडी का पार्ट है पार्टिकुलर काम नहीं करता है। जब वो काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोसेसिंग है इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम की वो हैम्पर होती है, वो स्लो हो जाती है। या कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट अगर एसेंशियल पार्ट होंगे तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। जैसे हम बीमार पड़ जाएं, तो अभी ये सबका एक्सपीरियंस होगा, हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी बड़ी शिथिल हो जाती है, बड़ा कमजोर फील करने लगते हैं। कोई अगर और भी भयानक बीमारी हो जाती है तो कभी ना कभी हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं। यही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर के साथ भी होता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर्स ही है वायरस। लेकिन सॉफ्टवेयर्स क्या है, एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान कैसे यूटिलाइज होता है अच्छे कार्यों के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग को पॉजिटिव वे में उसको इनहेंस करने के लिए जब यूज किया जाता है तो वो सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। लेकिन अगर वही उसकी प्रोसेस को बिगाड़ने के लिए यूज किया जाता है, कोई डेवलप किया जाता है, तो वो एंटीवायरस का नाम दे दिया, वो वायरस का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर, ऐसे जो वायरस आते हैं उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको एंटीवायरस कहा जाता है। कि जो मतलब एक प्रकार से मेडिसिन आप बोल सकते हैं। जैसे बॉडी में बीमारी होती है तो हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो ये कंप्यूटर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके लिए एंटीवायरस होता है। और ये हालांकि उतना ही सही है कि एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस वही है, कंपनियां वही बनाती हैं मैक्सिमम, जो लोग सॉरी वायरस वही कंपनियां ज्यादा बनाती है जो लोग एंटीवायरस बनाती है, अदरवाइज कौन खरीदेगा उसको। तो मुझसे कोई भी पूछता है कि कौन सा एंटीवायरस सबसे अच्छा है, एंटीवायरस दो काम करता है। एक तो आपके सिस्टम की प्रोसेस ऑटोमेटिक स्लो कर देगा क्योंकि वो कंटिन्यू बैकग्राउंड में रन करता है। जब भी आप कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप देखेंगे वो बैकग्राउंड में रन करेगा। रन करने की वजह से क्या होगा, अननेसेसरी आपका सिस्टम की मेमोरी या प्रोसेस जो है एक सॉफ्टवेयर को रन करने में लगी हुई है, जिसकी बहुत सारी मेमोरी और सारी चीजें जा रही है। इससे क्या होगा, इससे कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। तो एक तो ये भी काम करता है। तो मुझसे कोई पूछता है अगर कि एंटीवायरस कौन सा अच्छा, तो मैं सलाह देता हूं कि एंटीवायरस कोई भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना वायरल फीवर होता है, उसका कोई भी एंटी वायरल वो बना ही नहीं, एंटीबायोटिक बनी ही नहीं है। उसका एक टेन्योर है, कम डेंजरस होगा, 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिक जाएगा। जो भी एंटीबायोटिक वगैरह बनी है वो क्या काम करती हैं, आपके इम्यून को थोड़ा सा बूस्ट करती हैं, तो उस वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ना कि उसको पूरी तरीके से किल करते हैं। किल तो आपकी बॉडी करती है। तो उसी तरीके से कोई भी ऐसा परफेक्ट एंटीवायरस नहीं है जिसका प्रयोग करके आप अपने पीसी को कंप्लीट रूप से सुरक्षित कर सकते हैं, स्पेशली विंडोज पे। तो अब उपाय क्या है इससे बचने का? उपाय ये है कि हम लोग तो आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं ना। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, आपने अगर सुश्रुत या चरक पढ़ा होगा तो पहला ही वहां पे चैप्टर है, कोई बीमारी ही ना हो, इसका उपाय हमें करना है। हमारे बॉडी में कोई बीमारी आए ही ना, इसका हमें उपाय करना है। तो इसके लिए एंटीवायरस की जरूरत हमें नहीं, उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन या कंप्यूटर में वायरस आए ही ना। करना क्या है, कुछ नहीं, कुछ सावधानियां। मेरे लैपटॉप में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है, आज तक कोई वायरस नहीं आया। सावधानियां कुछ बरतनी है, अननेसेसरी कहीं से लाया हुआ कोई पेन ड्राइव अपने पीसी में नहीं लगाना है। जैसे साइबर कैफे या पब्लिक प्लेस, जैसे कोरोना आया था ना, हम बात करते थे ना कि भीड़ भाड़ प्लेस में नहीं जाना है, हर चीज सबकी छुई ही चीज को यूज नहीं करना है। वैसे ही किसी भी पीसी में डाली गई पेन ड्राइव को हमें यूज नहीं करना। होता क्या है, ये ट्रांसफर पेन ड्राइव या फ्लॉपी या ऐसी ही डिस्क से होता है जो आप बाहर से, तब तक आपके पास कोई वायरस नहीं आएगा जब तक आप ये सारी चीजें यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीजें, इंटरनेट भी एक सोर्स है आने का। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह ऐसी हैं जहां से होता है, वहां से भी वायरस आ सकता है। आपने कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस कर दी, वहां से ऑटोमेटिक बहुत सारा फ्लैश होते रहते हैं,
वहां से ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं। अगर उसको आपने ओपन कर दिया, गलती से एक जगह क्लिक हो गया तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं। कभी कभी मेल वगैरह पे आते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा ईमेल वगैरह बल्क में बहुत सारे आते हैं, स्पैम में चले जाते हैं सीधे, तो वहां पे भी जो है आने के चांसेस होते हैं। सामान्य है कि वेबसाइट वगैरह ठीक ठाक यूज करिए। क्रोम बहुत सारे को पहले से ही ब्लॉक करके रखता है, कुछ जो ब्राउजर है वो भी ब्लॉक करके रखते हैं। और पेन ड्राइव का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी पेन ड्राइव साइबर कैफे में लगी हुई या ऐसे किसी इन्फेक्टेड पीसी में लगी हुई पेन ड्राइव अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो हो सकता है। पेन ड्राइव लगाने से डायरेक्ट वायरस नहीं आएगा, जब आप उसको खोलेंगे उसके बाद आएगा। हालांकि आजकल विंडो डिफेंडर वगैरह आ गए हैं, बहुत सारे विंडोज के साथ ही एंटीवायरस कुछ हैं जो बता देते हैं अगर पेन ड्राइव में आपका कुछ प्रॉब्लम है, सामान्य वायरस को वो क्लीन भी कर देते हैं। कुछ जो ऐसी फाइल होती है वो डिलीट भी हो जाती है। तो ये सारे कुछ उपाय हैं जिससे आप बड़े आराम से बच सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वायरस के बाद हम बात करेंगे बैकअप और रिकवरी की बात करेंगे। डेटा बैकअप जरूरी है। आपने फील किया होगा, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, अगर आपके फोन में बैकअप का ऑप्शन है, आपने फोन चेंज किया, आपका मेल या बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक वो एक क्लाउड पे स्टोर हो जाती है। और जैसे ही आप नया फोन यूज करते हैं, अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालते हैं, तो नया जब आप फोन में अपना सिम वगैरह डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप, सारी चीजें ऑटोमेटिक उस पर आ जाती हैं। यही रिकवरी या डेटा बैकअप है। उस पर कई तरीके हैं, उस पर बात करेंगे। कुछ यूटिलिटी टूल्स हैं, डिस्क क्लीनर्स हैं, डिस्क मैनेजमेंट है, तो उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। चलो, है टाइम बहुत कम है और टॉपिक बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें सामान्य शब्दों में आप लोगों को समझ आए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने अभी आपको बताया। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपका पीडीएफ व्यूअर है, आपका मतलब ऐसे बहुत सारे नोटपैड है, ये सारे जितने अलग अलग से एप्लीकेशंस हैं, बराही ले लो, टाइपिंग टूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमेज व्यूअर हो सकता है, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है या एप्स हैं। ये क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सारे चीजों को हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है कि कोई हार्डवेयर आएगा तो उसको चलाना कैसे है, ये सारे उसकी हेल्प करते हैं। कोई एप्लीकेशन नया आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको कैसे चलाना है, ये सारी, जिसमें से एप्लीकेशन की इंस्टॉल करने में मदद करता है, उसको ओपन करने में मदद करता है, मतलब उसको एक प्रकार से सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में एकोमोडेट करने के लिए, अपने चीज को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चलता, ये सब उसका काम किया जाता है। उसके बाद अगर हम एक दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं तो ये क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और जो यूजर है उसका जो एप्लीकेशन है उसके बीच में एक प्रकार से इंटरफेस का भी काम करता है, उसके बीच में एक इंटरफेस का भी, एक ब्रिज का भी काम करता है, जो उपयोग करता है यूजर है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन एक प्रकार से स्थापित करने की करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसको हम सामान्य बोलते हैं, और ये कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को मैनेज करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो गई तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक विशिष्ट या व्यक्तिगत जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके मैनेजमेंट का काम करता है, उसको हैंडल करने का काम करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एडिशनल एक सॉफ्टवेयर है, इसको जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इसका नया एक सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी क्या फंक्शनिंग है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से, मतलब उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की मदद से उसको कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्ट होगा, क्या क्या, मतलब वो सारी पूरी फंक्शनिंग को मैनेज करता उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन की। जैसे बराह, अभी एक मैडम ने प्रश्न किया था, बराह उन्होंने डाउनलोड किया,
तो बराह पे क्लिक करनी, तो बराह का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम एप्लीकेशन, बराह एक एप्लीकेशन है, उस बराह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका इंटरनल पार्ट्स हैं जो सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल करते समय आपके पीसी में इंस्टॉल हुआ। इसको अक्सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम या तो एप्लीकेशन बोलते हैं, ऐप बोलते हैं, कभी कभी हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। मोबाइल में आजकल ऐप आ गया है बहुत सारे, जब हम कोई पार्टिकुलर काम करना होता है तो हम उसका ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के लिए विशेष काम करता, जैसे वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या काम करता है? किसी वेबसाइट को खोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे जो है, मोजिला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर्स हैं। ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट बहुत सारे हैं। हम तो जीमेल यूज करते हैं, कुछ लोग याहू यूज करते होंगे, कुछ लोग अदर या कुछ लोग ऑफिशियल मेल, एनआईसी इत्यादि का भी यूज करते होंगे, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर, बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर हैं। हम तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर हैं, नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी, बहुत सारे हैं, जहां पे आप किसी टेक्स्ट को संपादित कर सकते हैं, उसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। मुख्य रूप से हमने माइक्रोसॉफ्ट बड़ा फेमस है, तो हम वर्ड को ही पूरा ऑफिस कार्य के लिए जानते हैं। स्प्रेडशीट भी है ऑनलाइन, जो गूगल वगैरह की आती है, एक्सेल जैसी ही होती है। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के ही सारे प्रकार हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? जिसका बड़ा यूटिलाइज हम जिसको करें एक प्रकार से। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जिससे कंप्यूटर को उचित और सुचारू रूप से चलाने के लिए, चलाने में मदद करता है। छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम अगर जब अपना काम कर रहे होते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि हम टाइप कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है, बोल देते तो टाइप हो जाता। ये भी एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, मान सकते हैं हमारे लिए। लेकिन मशीन के लिए, जो मशीन को चलाने में हेल्प करता है, वो जैसे कंप्यूटर आपका बहुत स्लो हो गया है, ऑब्वियसली जब कंप्यूटर स्लो हो गया है, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो जो कुछ ऐसा प्रोसेस करे कि कंप्यूटर फास्ट होने लगे, तो क्या करेगी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? स्लो किस कारण से हुआ है, पहले उस कारण को जानने की कोशिश करेगा, फिर उस कारण को रिमूव करने की कोशिश करेगा, जिससे आपका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट होगा। वायरस का पता लगाना, इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन को रोकना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, फाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाता है। ये सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का करता है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा, तो वो भी जो है, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपको लगता है कि अभी सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है, उसको अनइंस्टॉल का भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो आप जाते होंगे कंट्रोल पैनल में, ऑल प्रोग्राम्स में जाते होंगे, तो उससे आप जाकर के उसको अनइंस्टॉल करते होंगे। प्रोग्राम डेस्कटॉप पे कोई फाइल का आइकन बना, उसे डिलीट कर देना इनफ नहीं होता है, उसको पार्टिकुलर अनइंस्टॉल करना होता है कंट्रोल पैनल में जाकर के। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये। और यहाँ पे आप जाएंगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में कुछ डिफॉल्ट प्रोग्राम है जो विंडोज वगैरह के होंगे, और कुछ जो आपने इंस्टॉल किया। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए हैं, तो इस पे मैं जिस पे क्लिक करूंगा उसको मैं अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकता हूं। आप देख रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ईज है, एडोब एक्रोबेट रीडर है, क्रोम है, व्हाट्सएप है, कोर्सेरा, एक प्रिंटर का ड्राइवर है मेरे पास, ये सारे हैं। ग्रामरली का मैंने टूल इंस्टॉल किया हुआ है ग्रामर चेकिंग के लिए, बराह है, जूम है जिसपे मैं अभी कर रहा हूँ, कैमरा का ड्राइवर है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते थे। ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको हम यूटिलिटी टूल्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। उसके बाद और बहुत सारे हैं इसमें। एंटीवायरस है, वायरस का पता लगाना, डेटा बैकअप करना, ये भी है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे फाइल हैं। आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट पे बहुत सारा ब्राउज करते हैं, तो होता क्या है, जब इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं, ब्राउज करते हुए टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए जो फाइल्स हैं वो हमारे लोकल पीसी पे सेव होती हैं। और आजकल तो जितने ब्राउजर आ गए हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ऑटोमेटिक डिलीट होता रहता है। लेकिन अगर हम सेटिंग उसकी नहीं करेंगे तो वो सारी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा कंप्यूटर बड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हो गई हैं। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं,
मतलब कुछ ऐसे यूटिलिटी फंक्शंस है जहां पे जाकर के आप टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, आपकी पीसी की स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। तो बहुत प्रकार है, एंटीवायरस है, फाइल मैनेजमेंट है, कंप्रेशन टूल है बहुत सारे कंप्रेस करने के लिए, डिस्क मैनेजमेंट टूल है, डिस्क को मैनेज करने का भी टूल होता है। आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएंगे, थोड़ा ऊपर का थोड़ा सा हार्डवेयर की चीजें और थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें हैं। पार्टीशन वगैरह भी हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, डिस्क मैनेजमेंट अगर मैं सर्च करूं तो मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो एक विंडो खुलेगी, तो जहां पे आप डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप टूल है, डिस्क को क्लीन करने का भी टूल है। होता क्या है, जब हम बहुत सारी फाइल हमारे हार्डवेयर या हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है, तो उसमें बहुत सारी फाइल ऐसी होती है कि जिसको आपने डिलीट कर दिया है, तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, टेम्परेरी रूप में कहीं ना कहीं सेव रहती है। तो वो नॉर्मल तरीके डिलीट नहीं है, तो डिस्क क्लीनअप टूल से हम उसको डिलीट करते हैं, तो वो उससे भी परफॉर्मेंस हमारी बढ़ती है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर भी है, ये भी कुछ मेमोरी के एलोकेट वगैरह करता है। बैकअप यूटिलिटी है, ये सारी यूटिलिटी टूल्स हैं। एडवांटेज क्या है इसके यूटिलिटी टूल के, क्या एडवांटेज है? अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि फाइल का जो प्रोसेस है उसको सॉरी जो हमारा सिस्टम का प्रोसेस है इनहेंस होगा। बहुत सारी चीजों की स्पेस, डिस्क की स्पेस को मैनेज करेगा, फाइल डेटा को मैनेज करेगा, इंटरफेस डेस्कटॉप वगैरह पे कस्टमाइज भी करेगा, अनयूज या यूजलेस जो फाइल है उसको रिमूव भी करने की फैसिलिटी देगा, सिस्टम को सेफ और सिक्योर रखेगा, रिकवर करेगा फाइल को, अगर कोई फाइल खो गई है रिकवर भी करेगा। इसी में एंटीवायरस, एंटी मालवेयर भी आता है सॉफ्टवेयर। कोई अगर प्रॉब्लम हो गई है उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारे हैं, मैकेफी है, नॉर्टन है, अवीवा है, बहुत सारे हैं आजकल मार्केट में, एवीजी भी है, बहुत सारे मार्केट में है जिसको हम उसका प्रयोग करते हैं। डेटा बैकअप रिकवरी, इसके लिए भी टूल्स है। आप एक बार अगर डेटा बैकअप सेट करके रखते हैं तो उसको आप बैकअप उसका ले सकते हैं। डिस्क क्लीनअप टूल क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क पे जब बहुत सारे स्पेस क्रिएट हो जाते हैं या फाइल बहुत सारी जो उपयोग में नहीं है उनको ऑटोमेटिक हटा देता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। डेटा डिस्क मैनेजमेंट से इसकी फंक्शन को भी आप सही से करने के लिए बहुत छोटे छोटे टूल है, जिससे पार्टीशन कर सकते हैं आप अपने हार्ड डिस्क का, अलग अलग करके उसको मैनेज भी कर सकते हैं। डिस्क ये एक टूल्स है जो आपके हार्ड डिस्क में मेमोरी को रीएलोकेट करता है, जिससे आपकी फाइल की रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपके यहाँ डिस्क डिफ्रैगमेंटर होगा, उसको आप चला दीजिए, कुछ नहीं करना है, आप सर्च करिए डिस्क, आ जाएगा डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप या क्या बोलते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आएंगे। अगर आप डी पे चलाएंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे तो थोड़ी देर में ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और जैसे ही आप एनालाइज पे करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है 5 मिनट 10 मिनट, ऑटोमेटिक आपका ये डिस्क जो है हो जाएगी, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से स्पीड वगैरह को स्लो है वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ये बैकग्राउंड में चल रहा है मेरे, तो ये सारे से आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर ड्राइवर्स क्या है, मैंने आपको बता दिया। ड्राइवर्स हर हार्डवेयर की फंक्शनिंग को, हर हार्डवेयर की फंक्शनिंग का निर्धारण करते हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग होनी है, कौन सा इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा तो क्या रिएक्ट करना हार्डवेयर को, वो सारी चीजें करेंगे। जैसे प्रिंटर आपने देखा होगा, जैसे प्रिंट का कमांड देते हैं तो कई सारे फंक्शन होते हैं, पेपर को लेना है, पेपर लेने के बाद जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको प्रिंट करना है, तो कार्ट्रिज के साथ इंटरेक्ट करना है, मतलब कई सारी चीजें। पेपर को लेना है, कार्ट्रिज के साथ इंटरेक्ट करना है, कौन सा कैसे कलर का, वो फिर प्रिंट होने के बाद पेपर को रोल करते 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 जो प्रिंटर से पेपर निकलने की जगह है वहां पे वापस भेज देना है। तो ये पूरी, अगर आप डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर रहे हैं, डुप्लेक्स प्रिंटर होगा तो फिर से एक तरफ प्रिंट करने के बाद फिर से अंदर लेना है, फिर बैक साइड में उसके प्रिंट करना है। ये सारा जो ये ड्राइवर का काम होता है, हर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ड्राइवर होते हैं, इसका काम करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक प्रकार से इंटरैक्ट करता है। इसमें बहुत सारे ड्राइवर शामिल हो सकते हैं। यूएसबी, आपने पेन ड्राइव लगाया, अगर यूएसबी ड्राइवर नहीं तो रीड नहीं होगी। प्रिंटर, प्रिंटर के भी ड्राइवर होते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की फंक्शनिंग को जानने के लिए मदरबोर्ड के ड्राइवर की जरूरत होती है। नेटवर्क एडाप्टर है, नेटवर्क अगर आपका वाईफाई है,
वाईफाई तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसका ड्राइवर अपडेट नहीं होगा। ऑडियो ड्राइवर है, ऑडियो ड्राइवर आवाज नहीं आएगी, आपका साउंड नहीं जाएगा, माइक काम नहीं करेगा, ऑडियो ड्राइवर नहीं होगा। ग्राफिक्स आपके अच्छे से पिक्चर या वीडियो नहीं दिखेगी। ये सारे जो है आपके ड्राइवर की फंक्शनिंग है। बहुत सारे इसमें है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई सारे ड्राइवर अलग अलग काम करते हैं। जैसे मैंने बोला विंडोज के लिए अलग ड्राइवर लगेगा, लिनक्स के लिए अलग लगेगा। तो ये सारा प्रिंटर है, वीडियो अडाप्टर, ये सारे बहुत सारी चीजें जिसके सबके मतलब जितना भी आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इंस्टॉल करते हैं सबका अलग अलग ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता ही दिया था। और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक प्रकार से आपका कंप्यूटर निर्जीव है, मतलब उसमें कुछ है उससे आप इंटरेक्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका संचालन करता है पूरा और सिस्टम को सरल भी बनाता है। कई प्रकार के होते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे यूजर बना लेते हैं आप, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये प्रमुख सिस्टम है ऑपरेटिंग। विंडोज जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग हम करते हैं, मैक ओएस है जो एप्पल के लैपटॉप से डेस्कटॉप में होता है, लिनक्स बहुत सारे जगह है, आप किसी भी पीसी में लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन आपके पीसी में दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, लिनक्स भी चला सकते हैं, विंडोज भी चला सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो शुरू में ही वो पूछेगा किस सिस्टम से लॉगिन करना है। उबंटू भी है, ये भी उसका लिनक्स टाइप का है। एंड्रॉयड जो आपके फोन में चलता है, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड सिस्टम होता है। iOS ये भी पता है। MS DOS ब्लैक स्क्रीन पे जो काम होता है, बहुत पहले था MS DOS, वो कमांड बेस होता है, आप माउस कीबोर्ड से कम इंटरेक्ट करते हैं, कमांड लिखते हैं हर चीज के लिए। साइबेरियन सिम्बाइन OS भी है, तो ये सब बड़े कम यूज होते हैं। MS DOS वगैरह कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन लिनक्स और विंडोज सबसे ज्यादा यूज होता है। एप्पल मैक OS यूज करता है। फिर अब टेक्स्ट एडिटिंग टूल में थोड़ा सा जो वर्ड मैं पढ़ाना चाह रहा था सही से मैं बात करूं। टाइम मेरे पास कितना है सर? जितना देर आप बता सकें, क्योंकि ये चलिए तो मैं थोड़ा सा वर्ड पे फोकस करता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग वर्ड तो जानते होंगे, लेकिन वर्ड के क्या क्या फंक्शन है मैं थोड़ा उस पर फोकस करूंगा। बहुत सारे इसके वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट में इसको डेवलप किया है। इसमें हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है। और कार्यालय में जितने भी कार्य किए जाते हैं, ऑफिस वगैरह सारी चीजें हम वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। दस्तावेज को संपादित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सहेज सकते हैं, बुक, शोध पत्र, सारी चीजें में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2019 जो संस्करण है इसका सबसे लेटेस्ट संस्करण है। तो अब हम शुरू करते हैं वर्ड। कुछ नहीं करना है, आपके डेस्कटॉप पे भी आइकन बना हो सकता है, नहीं बना है तो आप सर्च करिए आप अपने उसमें, अगर आपका 8 के ऊपर है तो वर्ड जो आप में इंस्टॉल होगा। मेरे में 2013 इंस्टॉल है तो 13 का आ गया, 19 होगा आपके यहाँ तो 19 आ जाएगा। इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो ऐसी एक विंडो ओपन होगी। इतना आई थिंक सबको पता होगा। तो इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी। तो मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं। इस पे कुछ नहीं करना है, इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये है, आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, कहीं पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, अगर वर्ड इंस्टॉल होगा तो एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक करेंगे, उसका ABCD कोई नाम देंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। इतना मुझे लगता है सबको पता होगा। बहुत टाइप के, क्या क्या टाइप के डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो कभी ओपन पे जाइए, ओपन पे जाने के बाद न्यू पे जाइए। आप न्यू पे जाएंगे तो यहाँ कैसा डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है वो ऑप्शन देगा, ब्लैंक करना है या बिजनेस का कुछ करना। बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती है, थोड़ी देर में आ जाएगा। बिजनेस में क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है, रेस्टोरेंट ब्राउजर बनाना है, स्मॉल बिजनेस का ईमेल बनाना है, मतलब बहुत सारे तरह तरह के नाना प्रकार का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे अगर इसमें तो सैकड़ों टाइप के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। अगर बिजनेस में नहीं जाना है तो आपको क्या कार्ड बनाने हैं, तो कार्ड बनाने के बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। कैसे कार्ड बनाने हैं आपको, वेडिंग कार्ड बनाने हैं या क्या करना है, बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएगा इसमें कि मतलब किस टाइप की चीजें करनी, प्लेयर, लेटर्स, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। आप एजुकेशन में जाइए तो देखिए बहुत सारा टेम्पलेट मिलेगा।
कुछ बुकलेट बनानी है, आपको पोस्टर्स बनानी है, वो सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे वो टेम्पलेट आपके सामने ऑटोमेटिक क्रिएट पे जाएंगे तो डाउनलोड होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगा। मीटिंग का एजेंडा, नाम, डेट, इस तरीके से टेम्पलेटिंग आप कर सकते हैं। अब ये तो थोड़ा एडवांस टूल हो गया। अब हम सामान्य टूल की बात करते हैं। सामान्य टूल क्या है? सामान्य टूल से आपको कुछ नहीं समझना है। अब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ किसी ने एनोटेट कर दिया तो क्लियर करना पड़ेगा मुझे। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले इस टाइप की विंडो खुलेगी। जब आप वर्ड खोलेंगे तो ऐसी विंडो खुलेगी। तो पहला काम आपको करना है, इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, नहीं तो डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा। मैं अब ये जो सबसे ऊपर वाला है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये जो सबसे टॉप वाला है उसको टाइटल बार बोलते हैं। जिस नाम से आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा वो टाइटल वहां पे डिस्प्ले होगा। दूसरा जो लाइन है जिसमें बहुत सारे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ऐसे बहुत सारे और अगर एडिशनल आप एड-इन्स अगर इंस्टॉल किए होंगे तो वो सारे यहाँ लिस्टेड होंगे, जिसको हम मेनू बार बोलते हैं। मेनू बार है। मेनू बार से मतलब क्या है? मेनू मतलब क्या क्या आइटम, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो हम मेनू मांगते हैं कि भाई क्या क्या उस रेस्टोरेंट में चीजें मिलती है, तो हम मेनू से हमें पता लगता है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या क्या काम कर सकते हैं उसके लिए हमने मेनू बनाया है। मेनू में कुछ मेन मेनू हो सकता है, दूसरा सब मेनू हो सकता है। रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा पहले होगा स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में क्या होगा? जो आप खाने से पहले कुछ स्टार्टर्स लेंगे उसकी लिस्ट होगी। ऐसे यहाँ पे ये मेजर मेनू बार है जिसमें आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। मेरी आवाज आ रही ना सभी को? जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। तो अब इस मेनू में हम जाएंगे। जैसे हम रेस्टोरेंट के मेनू को जब पढ़ते हैं, हम सिर्फ स्टार्टर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। स्टार्टर में क्या क्या है वो हमें जानने की जरूरत है। तो हमें कुछ नहीं करना है। फाइल मेनू, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल का मतलब क्या। जैसे रेस्टोरेंट का मेनू हम स्टार्टर मेनू देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हम भाई खाने से पहले, मेन खाना खाने से पहले क्या क्या चीजें खा सकते हैं। तो वो क्या है? वो सारी चीजें हम स्टार्टर वाले मेनू में देखते हैं, तब हमें स्टार्टर वाली चीजें पता चलती है। उसी तरीके से फाइल जो मेनू है, तो फाइल से संबंधित क्या काम होता है वो सारी चीजें पता चलती है। अब फाइल का क्या काम होगा? फाइल का क्या काम होगा? फाइल को खोलना, फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को भेजना, यही सारे काम हो सकते हैं फाइल के। तो यही सारा इसके सब मेनू होंगे। आप क्लिक करिए उसके ऊपर तो एक लिस्ट खुलेगी। आप देखिए पहला इसमें ऑप्शन है इन्फो। इन्फो क्या है? फाइल से संबंधित फाइल की सूचना होगी कि मतलब फाइल कैसी है, कितने बाइट या कितने साइज की है, कितने पेजेज हैं। यहाँ राइट में आए तो आप देखेंगे कितने शब्द हैं, कितने देर पहले एडिटिंग शुरू हुई है, कितने बजे हुई है, मतलब फाइल की कंप्लीट सूचना यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है न्यू। न्यू नाम से ही पता चल रहा है। न्यू मतलब क्या? कोई नई फाइल हमें खोलनी है, उसके लिए होगा। तीसरा ओपन। ओपन न्यू में है नया टेम्पलेट खोलना है। ओपन मतलब कहीं आपकी फाइल स्टोर करके रखी हुई है सेव करके, उसको अगर खोलना है डायरेक्ट यहाँ, तो ओपन पे क्लिक करेंगे। फाइल जहां पे रखी होगी माई कंप्यूटर में, जैसे माई कंप्यूटर में मैं डेस्कटॉप पे गया तो एक मेरे पास यहाँ पे फाइल है कंप्लीट डिजर्टेशन करके, इस पे डबल क्लिक करूंगा तो वो डिजर्टेशन कंप्लीट जो है आप देख रहे हैं वो फाइल खुल गई। नाम से ही पता चल रहा है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं या फिलहाल इसको बंद कर देता हूं तो वो मेरी आ जाएगी, तो वो फाइल खुल जाएगी। चौथा इसका ऑप्शन है सेव। दो ऑप्शन है सेव करने से संबंधित, सेव और सेव एज। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? सेव करने का मतलब अगर आपकी पहली बार फाइल सेव हो रही है तो आपसे पूछेगा इस फाइल को सेव कहाँ करना है, उसका पार्टिकुलर लोकेशन दे दीजिए, लोकेशन, फोल्डर नेम वगैरह सारी चीजें दे दीजिए। अगर उसको देने के बाद फाइल का नाम दे करके उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है सेव एज, वो क्या काम करता है? कहीं पार्टिकुलर फाइल अगर आपकी सेव है
तो उसके लोकेशन को बदलना। जैसे मैंने अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, मैं सेव एज के करके अब मैं इसको डाउनलोड्स में सेव कर सकता हूँ। फिर उसका नाम पूछेगा, साथ साथ फाइल के टाइप, किस टाइप से मुझे सेव करना वो भी बदल सकते हैं। इसमें आप वर्ड टेम्पलेट हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, एक्सपीएस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, वेब पेज सेव कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये सेव एज से कर सकते हैं। लोकेशन भी बदल सकते हैं, उसके टाइप को भी बदल सकते हैं। प्रिंट सबको पता है, प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट कर सकते हैं। इसमें प्रिंटर लिस्ट होगी, जो जो इंस्टॉल होगा उसमें हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कौन सा पेज करना ये सूचना होगी, मतलब प्रिंट से संबंधित सारी सूचना आपको यही मिलेगी। प्रिंटर के लिए आपको कौन सा पेज प्रिंट करना है, पेज की रेंज दे सकते हैं, करंट पेज दे सकते हैं, कोई सिंगल पेज कर सकते हैं। प्रिंट दोनों साइड करना है या सिंगल साइड करना है, यहाँ से डिसाइड करेंगे। उसके बाद लैंडस्केप में प्रिंट करना है या पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है, पेपर का साइज कौन सा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन कितनी छोड़नी है पेज पे, ये सारी चीजें आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। शेयर किसी को मेल करना, वो एक एडिशनल फंक्शन है, अगर आपका होगा तो। एक्सपोर्ट क्लोज, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ऑप्शन पे भी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या होता है, आपके वर्ड में जो जो बटन होम पेज पे डिस्प्ले हो रही हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको कोई फ्रीक्वेंटली बटन अगर देनी है, जैसे मेरे इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पीडीएफ टू एक्सपीएस करके है, ये बटन सारे लोगों के पीसी या वर्ड में दिखाई नहीं पड़ रही होगी, ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये फाइल सेव एज पीडीएफ हो जाएगी, मैंने ये दे दिया, ये फाइल सेव एज पीडीएफ हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये फाइल सेव एज पीडीएफ हो जाएगी सेम नाम से। तो ये मैंने पर्सनलाइज कर लिया है वो ऑप्शन में जाकर के। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। दूसरा मेनू है होम, और होम मेनू में जो फ्रीक्वेंटली टूल है जिनका प्रयोग बहुत ज्यादा आता है वो सब होम मेनू में होता है। आप देखिए पहला ऑप्शन है पेस्ट, पेस्ट करने के तरीके की बात की गई है। दूसरी चीजें हैं फॉर्मेट पेंटर, इसका बड़ा काम आता है। बड़ा काम क्या आता है, जैसे मैंने एक लाइन टाइप कर दिया, नेम, एड्रेस, अब मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया, इसका फॉन्ट मैंने कुछ और कर दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी जितनी हेडिंग है या ये सारी इस फॉन्ट में, टाइम्स न्यू रोमन में 12 में फॉन्ट में आ जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, पहले इस पार्टिकुलर जिसको फॉर्मेट करना उसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है, और इस फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक जल्दी जल्दी करना है। फिर एक ब्रश टाइप का आपका माउस का जो पॉइंटर है ब्रश टाइप का बन जाएगा, इसको उस पे ब्रश कर देना है। ब्रश करते ही जो भी फॉर्मेटिंग होगी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, जहां जहां ब्रश करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इसका बड़ा फायदा होता है जब कोई आर्टिकल लिखते हैं, किसी आर्टिकल में, किसी शोध पत्र में सारे हेडिंग का साइज एक ही जैसा होता है। तो आपने एक हेडिंग की फॉर्मेटिंग कर ली, उसके बाद जैसे ही नई हेडिंग दे रहे हैं आप इस टूल का प्रयोग करके उसको एज इट इज उसके जैसा बना सकते हैं तुरंत। नहीं तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 सारी चीजें करेंगे, और जैसे ही आप कहीं क्लिक करके करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। दूसरा टूल है, आप देख रहे हैं यहाँ से फॉन्ट परिवर्तित कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। ये फॉन्ट का साइज 2-2 बढ़ाएगा, ये 2-2 घटाएगा। लोअर केस अपर केस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए नेम अभी कैपिटलाइज है, इसको आप अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस में हो जाएगा, इसको आपको लोअर में करना है तो लोअर में हो जाएगा। जैसा आप करेंगे उस तरीके से ये हो जाएगा। टॉगल करना है तो टॉगल भी हो जाएगा, मतलब जैसा आप करेंगे इसको तो उस तरीके से ये हो जाएगा। इसी तरीके से बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये जब आप कोई डिलीट करते हैं तो डिलीट का साइन आ जाता है। सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट, कभी कभी आप देखते हैं ना जो फुटनोट डालते हैं वो थोड़ा सा नंबर होता है, वो ऊपर की तरफ होता है इस तरीके से, और आप इसको नीचे करें तो नीचे आ जाएगा। ये सारे फॉर्मेटिंग है। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, इससे फॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर डालेंगे वो कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
बैकग्राउंड कलर के लिए ABC वाला ये होता है, नीचे आपके उसके नीचे बैकग्राउंड डालना आती है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये आपका बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए है, बुलेटेड फॉर्म में। इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जो स्टाइल पे क्लिक करें उस टाइप का बुलेट क्रिएट हो जाएगा। ये नंबरिंग के लिए है, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको बोलते हैं हम। बहुत सारी चीजें हैं, ABC चाहिए आपको, लोअर केस में रोमन अंक चाहिए, जो भी चाहिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अपना डिफाइन भी कर सकते हैं। इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। ये इंडेंटेशन लेफ्ट राइट शिफ्ट करने के लिए आप देखिए इस तरीके से, ये आपको लेफ्ट राइट इसको ले जाने के लिए है। ये सॉर्ट करने के लिए, अगर बहुत सारी लाइन लिखी हुई है अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर सकते हैं आप। ये आपका लेफ्ट अलाइंग, ये सेंटर अलाइंग, ये राइट अलाइंग, ये जस्टिफाइड। ये आपके लाइन स्पेसिंग के लिए है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल जैसा आपको देना है, रिमूव वगैरह स्पेस भी कर सकते हैं। ये आपका पार्टिकुलर उसके बैकग्राउंड को करने के लिए है, वो पूरे जहां तक लिखा होगा कंप्लीट का बैकग्राउंड आपका उस कलर से हो जाएगा। ये आपका कोई टेबल वगैरह होगा, उसके लेफ्ट राइट में लाइन अगर कोई ऐड करनी आप देख रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, बॉटम में, टॉप पे, लेफ्ट राइट पूरा चारों तरफ जो टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। ये सारी चीजें आप ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ प्री फॉर्मेटिंग उनकी होती है पहले से, इस पे क्लिक करके ये सारा चीजें आप ला सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में, फाइंड से जाकर के रिप्लेस भी कर सकते हैं, इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये मैनुअल सिलेक्ट करने के लिए है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ये सारा टूल्स है। उसके बाद आपका जो तीसरा मेनू है इंसर्ट। इंसर्ट जो मेनू है, वैसे मैं थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली वर्ड पढ़ाने के लिए ही कम से कम अगर सही से बताना है प्रैक्टिस करके तो 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे सही से चाहिए। और पार्टिसिपेंट भी लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे बैठे और साथ साथ देखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। बट फिर भी थोड़ा सा परिचय होगा, जो लोग पढ़ने खुद थोड़ा प्रयास करेंगे तो उनको कुछ समझ तो निश्चित आ जाएगा। इंसर्ट मेनू से ही पता चल रहा है कि हम कुछ ना कुछ इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो हमें इंसर्ट करने की किसकी जरूरत होती है? जैसे कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, कोई टेबल इंसर्ट करनी है, कोई बॉक्स इंसर्ट करना, यही सारी चीजें, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, यही सारी चीजें इंसर्ट हो सकती है। तो इंसर्ट मेनू में ये सारी चीजें, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये होम वाला मेनू बदल गया। कवर पेज, इसमें हम कवर पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारा बुक्स लिखनी, उसका कवर हम खुद डिजाइन कर सकते हैं, जैसे ये ऐसा कोई कवर बनाना हम डिजाइन कर सकते हैं। फिर ब्लैंक पेज कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करनी तब यहाँ से जाकर के टेबल बना सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करनी है ऑनलाइन या कहीं पे भी पिक्चर रखी हुई है तो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये इंसर्ट करना, ये आ गया इंसर्ट पिक्चर पे जाकर के, डायरेक्ट हम पेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से भी जाकर के कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और भी इंसर्ट के ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप, बहुत सारे शेप है, चाहे बॉक्स बनाना है, साइकिल सर्किल बनाना है, कोई एरो बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें डिजाइन कुछ करनी है, मैथमेटिकल है, इक्वेशन है, बहुत सारी चीजें। तो हम जो भी करना है वो सब कार्टून वगैरह वाला करना, जो भी हमें करना है हम इससे काम ये कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर के। इसी तरीके से स्मार्ट आर्ट है, चार्ट हमें बनाना है तो पार्टिकुलर हम डिजाइन चार्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे डेटा वगैरह डाल करके। तो मतलब बहुत सारी, स्क्रीनशॉट लेना है तो हम ऐसे स्क्रीनशॉट क्लिपिंग, हम यहाँ पे अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से इंसर्ट मेनू से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हाइपर लिंक बनाना है, बुक मार्क बनाना है, कमेंट इंसर्ट करना, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सारी चीजें हम यहाँ से, डेट है, टाइम है, इक्वेशन है, सिंबल है, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। डिजाइन, नाम से ही पता है पेज को डिजाइन करने में, डिजाइन में क्या हो सकता है, पेज का कलर हो सकता है, पार्टिकुलर पेज का कलर होता है, फॉन्ट के कलर, बहुत सारी चीजें हैं। वाटरमार्क, कभी कभी आपने देखा कॉन्फिडेंशियल नीचे लिखा होता है बैकग्राउंड में, तो ये सब यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। पेज का कलर हम इंसर्ट कर सकते हैं, अभी मैंने ब्लू कर दिया तो पेज का कलर ब्लू हो गया, आप देख रहे हैं जो भी करेंगे। पेज का बॉर्डर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, बॉक्स करना है तो बॉक्स वाला बॉर्डर बन जाएगा, तो आप देख रहे हैं पेज का बॉर्डर भी बन गया। तो ये सारा हम डिजाइन से। पेज लेआउट, पेज का कैसा लेआउट होगा हम उससे कर सकते हैं, जिससे मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का साइज, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम, पेज ब्रेक, लाइन नंबर, ये सारी चीजें हम यहाँ से
सेट कर सकते हैं। मार्जिन में आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन होगी, कुछ कस्टमाइज आप कर सकते हैं। जितनी लेफ्ट राइट बॉटम टॉप मार्जिन छोड़नी आप यहाँ सेट कर लीजिए, ओके करिए, ऑटोमेटिक वैसी मार्जिन हो जाएगी। तो उसके बाद ओरिएंटेशन 2 टाइप से होता है, पोर्ट्रेट जैसे अभी है, लैंडस्केप भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको करना। पेज का साइज लेटर पे प्रिंट करना है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A4 है, A5 है, जो साइज आपको चाहिए। लिफाफा भी आप लिफाफे का साइज बना के लिफाफा भी प्रिंट कर सकते हैं आप अपने प्रिंटर से। ये सारी चीजें, कॉलम, लिखी हुई चीज को मल्टीपल कॉलम में अगर आपको ऐड करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। आप अगर इसको देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, 2 कॉलम में कर दीजिए, तो ये डेटा आपका 2 कॉलम में आ गया। तो जैसे भी आप करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। लाइन ब्रेक वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, खैर बाद में हम चर्चा करेंगे। चौथा ऑप्शन है रेफरेंस। ये रिसर्च के पर्पज से यूज किया जाता है। रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बनाने के लिए, फुटनोट इंसर्ट करने के लिए, एंड नोट इंसर्ट करने के लिए, साइटेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा हम जब साइटेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए बिब्लियोग्राफी यहीं से बना सकते हैं। ये सारी मार्क एंट्री करके उसका आप इंडेक्स या परिशिष्ट वगैरह बना सकते हैं। ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेलिंग ईमेल करने के लिए है, ये थोड़ा मेल मर्ज वगैरह है, अलग है। रिव्यू करने के लिए स्पेल चेकर है, ग्रामर चेकर है, लैंग्वेज वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ट्रैक चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। व्यू में लेआउट, जैसे मैं रीड लेआउट करूं तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। इससे एग्जिट जैसे करूंगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। वेब लेआउट करूं तो लेआउट चेंज हो जाएगा। रूलर है, गाइडलाइन है, ये सब ग्रिड लाइन है, ये सब व्यू करने के लिए, तो रूलर हट जाएगा। ये सारी चीजें, मल्टी विंडो, सिंगल विंडो, ये सारी चीजें, बट हम होम की का ज्यादा यूज करते हैं। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा फास्ट नहीं हुआ होगा तो। उसके बाद इसी तरीके से गूगल डॉक्स भी है, जो मैंने कल दिखाया था, सेम ऐसे ही फंक्शन होता है बट ऑनलाइन होता है। docs.google.com पे अवेलेबल है। पावर पॉइंट पे मैं काम ही कर रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट से ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। न्यू अगर खोलना है आपको, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन का टूल आप बना सकते हैं। स्लाइड बनती है अलग अलग पेज में, उसमें भी ऐसे ही बटन होते हैं। फाइल में वही सारे काम कर सकते हैं जो वर्ड में आपने किया। इसी तरीके से होम पे जाएंगे तो स्लाइड वगैरह का ऑप्शन आता है। चाह रहे हैं सुभाष सर, ध्यान दें। हाँ, क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूँ। ये अभी लोगों का कुछ मैसेज और कुछ ये ऐसा आ रहा है कि इतनी सुंदर प्रस्तुति और ज्ञानवर्धक सब है, लेकिन चूंकि लोगों का डाटा और कुछ लोगों का समय ऐसा लग रहा है, तो अगर संभव हो तो कल आधा घंटा आप पहले वाले सत्र में दे देते समय। कुछ कल ऐसा कितने नहीं बजे? पाएगा थोड़ा वर्ड और पीपीटी के बारे में, जिसको जो कुछ जिज्ञासा होगी। हाँ बिल्कुल, आप मुझे समय बता दें, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। जी जी जी। तो अभी आपको फिर इसके बाद कार्यशाला के बाद जो है आपको बात कर लेते हैं, मैंने प्रथम वाले सत्र में ही। आप बता दीजिएगा। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बोला था, ये टॉपिक कितना वास्ट है जो कम समय वही में बहुत पॉसिबल बड़ा नहीं है। विषय है, और आपने फिर भी समस्त विषयों को इतनी उसके साथ समेटने का प्रयास किया, और हमें लगता है बहुत लोगों को बहुत कुछ आज सीखे, जो लोग कई दिनों में कई बार में नहीं सीखे होंगे। आज आपके वो इस 1.5 घंटे के प्रशिक्षण से बहुत कुछ आ गया है। तो बिल्कुल, तो आप, मैं कल एक बार वर्ड और थोड़ा अच्छे से कुछ चीजें हाँ, मैं कल थोड़ा सा पार्टिसिपेट अगर ये कर सकता पीपीटी हूँ। और ये वर्ड वाले पर कुछ बिल्कुल फोकस कर देंगे कुछ बिंदुओं पे, और इनकी कुछ जिज्ञासा होगी तो उसे भी हम लोग जान लेंगे, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और निवेदन आपसे तो विनती ही कर सकते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मुझे पता था, तो आप कल कर देंगे, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। तो किसी को कुछ पूछना है आज अपने तरफ से, या कल ही फिर पूछिएगा सर, जब बता लेंगे आधा घंटा कुछ चीजें और जो है इसमें वो जोड़ देंगे आप। तो चलिए, सब लोग लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, सबके लिए उपयोगी रहा व्याख्यान। और सुभाष सर, आपने, जगदानंद सर, आवाज जा रही है? जी, मैं बैठा सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। तो सर को आगे के लिए जैसा आज, आपका आदेश जी जी, आज दोपहर में चंद्रकांत जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि सर को ऐसा विषय दिया जाए जिससे कि सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, और बेसिक जो चीजें हैं कंप्यूटर के लिए उसके बारे में सर बताएं।
और 5 घंटे के अंदर में सर ने इतना तैयार करके और इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, इतना अच्छा समझाया। इसी से हो जाता है कि आप कितने गहरे अध्ययन के हैं और दूसरी चीज आप कितने समर्पित हैं। सर कल भी आप कक्षा ले लें, कल मेरी कक्षा है और मैं उसमें से 45 मिनट समय आपको दे देता हूँ, क्योंकि मेरा जो विषय है वो विपिन झा जी भी पढ़ाएंगे एक सत्र में 20 तारीख को, तो वो उसको कवर कर लेंगे। आप कृपा करके कल कक्षा ले लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और आपने स्वीकृति भी दे दी है। शेष जो बचे हुए भाग इसमें है, विषय बहुत लंबा था और उसको इतने कम समय में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। छात्रों के लिए या अध्यापकों के लिए पीपीटी एक महत्वपूर्ण विषय होता है जिसको बार बार बनाना पड़ता है, तो उसके ऊपर में विशेष फोकस कल रहेगा। मैं अत्यंत आभारी हूँ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। कल हम लोगों को प्रतीक्षा रहेगी कि आप आएंगे और लोगों को इस विषय के ऊपर में और गहराई से अध्यापन करेंगे। बहुत बहुत आभार सर। जिन लोगों ने इस कक्षा को ज्वाइन किया और जो लोग यहाँ आकर के अध्ययन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि जो भी कहा गया है, आज संस्कृतम भारतम फेसबुक पर भी लाइव है, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक भी दिया जाता है, यूट्यूब पर वीडियो डाल करके, तो वहां से फिर से आप सुने, अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही आएगा, केवल सुनने से नहीं आएगा। सुनना तो सैद्धांतिक कथन है, जबकि ये सभी प्रायोगिक विषय है, प्रयोग करने से ही आएगा। तो प्रयोग करते रहेंगे, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। फिर से सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए आज की कक्षा यहीं पर विरमित की जाती है। कल पुनः 6 बजे से मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे और सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में नियमित रूप से अध्ययन करें, ताकि कंप्यूटर और संस्कृत को पास लाया जा सके। धन्यवाद सभी लोगों को, सादर प्रणाम। धन्यवाद सर। और एक छोटी सी सूचना के साथ करना चाहेंगे। यद्यपि इस कार्यशाला का प्रथम उद्देश्य है हम लोग डिजिटली साक्षर बने, हम लोग संस्कृत और ई विद्या को एक साथ जोड़ करके संस्कृत के संवर्धन में लगे, यह प्रथम उद्देश्य है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का। किंतु एक अकादमिक आयोजन होने के नाते एक अकादमिक सत्र का आप लोग समय दे रहे हैं, अतः इस पर प्रमाण पत्र भी प्रदेय होगा जिनको अपेक्षित होगा। ज्ञानवर्धन पहला उद्देश्य है सबके लिए, किंतु कुछ लोगों को प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होता है। तो प्रमाण पत्र उन्हीं को दिया जाएगा जो 2 बिंदुओं को पूरा करेंगे। प्रथम तो उपस्थिति, संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी प्रतिदिन आपको समय से उपस्थिति देती हैं, वो उसकी जांच भी करती हैं, उस हिसाब से वो देखती हैं। और अंत में संस्थान को ये सब रिकॉर्ड भेजे जाएंगे। वहां से देखने के बाद जिनकी उपस्थिति और अंत में फीडबैक में प्रत्येक व्याख्यान से 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गूगल फॉर्म के द्वारा। उसमें कम से कम 30 प्रश्नों के सही उत्तर होने वाले प्रतिभागी को ही प्रमाण पत्र देने का निर्णय हुआ है। अतः आप लोग ये उस समय मत कहिएगा कि ये नहीं जानकारी थी, ये प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए है। जो ज्ञानवर्धन के लिए है वो कोई बात नहीं है। तो इसी सूचना के साथ एक बार आप सभी के प्रति विनम्रता पूर्वक धन्यवाद, शांति पाठ, नमन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अमरवाणी विजयताम्, अमरवाणी विजयताम्, जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। नमो नमः, पुनर्मिलामः।